हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मई के करंट अफेयर्स। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और अगर आप इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है @चैंपियंस ऑफ जीए उसे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध होगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे 9 मई के करंट अफेयर्स का। तो 9 मई के करंट अफेयर्स के जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट जो एलजी पॉलीमर्स के नाम से प्रसिद्ध है, उसके अंदर 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव होने से एक दुर्घटना घटी है। तो ये गैस थी स्टायरीन। ठीक है, कल मैंने आपको डिटेल में ये क्वेश्चन समझाया था। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट है। तो लॉकडाउन के कारण वो केमिकल प्लांट जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन अभी उसको स्टार्ट किया गया। तो वहाँ पर एक दुर्घटना घट गई है और उसके कारण वहाँ पर स्टायरीन गैस के रिसाव होने से काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो ये केमिकल से रिलेटेड एक दूसरा एक्सीडेंट है इंडिया में। इसके पहले भी आपको पता होगा कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंदर जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस का रिसाव हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का जो एक केमिकल प्लांट है जो एलजी पॉलीमर्स के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें भी 7 मई 2020 को स्टायरीन नामक एक रासायनिक गैस जो है इसका रिसाव हुआ है और काफ़ी लोग वहाँ पर जो है वो मर गए इस गैस के कारण। तो याद रखिएगा आप, स्टायरीन गैस का वहाँ पर रिसाव हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कल, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अब बने हैं कृष्ण रामचंद्रन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बैंकिंग से रिलेटेड। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है कृष्ण रामचंद्रन को, याद रखिएगा आप। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कल, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस अपने देश लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन जो है वो हाल ही में शुरू किया है। तो इस मिशन का नाम है फ्रेंड्स वंदे भारत मिशन। ठीक है, याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी लोग विदेशों के अंदर फंसे हैं उनको एयर इंडिया फ्लाइट की मदद से वापस अपने देश भारत में लाया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने केंद्रीय निदेशक मंडल में नया निदेशक जो है वो किसे हाल ही में नियुक्त किया है। तो ये तरुण बजाज जो है अब निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। और मैं बता दूं आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक में एक डिप्टी गवर्नर, एक तो गवर्नर होता है और 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, और निदेशक मंडल की संख्या होती है 10। तो 10 निदेशक मंडल में नया निदेशक जो है एक पद रिक्त हो गया था, तो उसमें तरुण बजाज की नियुक्ति की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड, आपको इसको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा कल, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 7 मई को। हर साल जो है इसको मई के महीने में मनाया जाता है, तारीख तो फिक्स नहीं है, लेकिन विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 अगर आपसे पूछ ले तो 2020 का कब मनाया गया, तो ये 7 मई को मनाया गया था। सीमा सड़क संगठन जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 7 मई को मनाया जाता है क्योंकि 7 मई 1960 को सबसे पहली बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था। तो इस साल यानी कि 2020 में इसको पूरा 60 वर्ष हो गए हैं, यानी कि ये इसकी 60वीं जयंती थी। तो सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना दिवस हम हर साल मनाते हैं 7 मई को। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1960 में, याद रखिएगा आप, 7 मई 1960 को। और अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बने पूरे 60 वर्ष हो गए। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है इस साल सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। और मैं बता दूं आपको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य है उसमें सड़क निर्माण से संबंधित, उसके रिपेयरिंग से संबंधित देखरेख का काम जो है वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर के 59 वर्ष कर दिया है। तो ये तमिलनाडु की सरकार है। तो लॉकडाउन की स्थिति के कारण वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कमी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, हालांकि तमिलनाडु में 58 वर्ष है, तो इसको एक बढ़ा करके अब 59 वर्ष कर दिया है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु राज्य की सरकार ने ऐसा किया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है अभी हाल में, तो इन्होंने कोविड-19 के उपचार के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप है आयुष संजीवनी ऐप।
10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन था कल 9 मई का, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कल का, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो ये हम चरण पादुका ग्राम को कहते हैं और ये 1931 में हुआ था छतरपुर के अंदर। तो ये भी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर चरण पादुका ग्राम की जो घटना हुई थी वह मध्य प्रदेश के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मोहम्मद गास का मकबरा कहाँ स्थापित है, यानी कि किस जगह स्थित है ये? तो मोहम्मद गास का मकबरा मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्वालियर शहर है वहाँ पर मोहम्मद गास का मकबरा स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 9 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अब हम आज के यानी कि 10 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसके पहले मूडीज़ के द्वारा भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 2.6% आंका गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते भारत की जो अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा गई है। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज़, इसने भारत की जो जीडीपी है 2020-21 के लिए ये 0% आंकी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0%। कुछ डिटेल में आपको इसमें बता देता हूँ। हालांकि 2022 में हमारी जो जीडीपी है काफ़ी वृद्धि करेगी, तो ऐसा अनुमान लगाया है मूडीज़ ने, यानी कि 2022 में हम 6.6% जो है वो वृद्धि करेंगे। और इस साल जो हमारा राजकीय कोषीय घाटा जो है वो भी 5.5 यानी कि 5.5% रहने का अनुमान है। और एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं कि मूडीज़ ने जो हमारा पुराना वित्तीय वर्ष है यानी कि 2019-20 उसमें भी भारत को स्टेबल यानी कि स्थित अर्थव्यवस्था से हटा करके पॉजिटिव से नेगेटिव स्थिति में डाल दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और मूडीज़ के जो वर्तमान में अध्यक्ष और CEO है उनका नाम है रेमंड W मैकडैनियल जूनियर। काफ़ी बड़ा नाम है, याद रखिएगा, रेमंड W मैकडैनियल जूनियर। तो मूडीज़ के हिसाब से भारत 2020 और 21 में जीडीपी ग्रोथ भारत की रहेगी 0%। ठीक है, याद रखिएगा, आप ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा जो है उनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 2022 तक के लिए। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो एम्बेसडर है उनका नाम है दिया मिर्जा, ये भारत की है, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। तो इनका कार्यकाल जो है वो UNEP के द्वारा भी 1 साल तक के लिए, यानी कि अभी वर्तमान में तो 2 साल तक के लिए बढ़ाया है, 2020 चल रहा है, तो अब इन्हें 2022 तक के लिए जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है। मैं आपको बता दूं कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है और इसके जो वर्तमान में कार्यकारी निदेशक है उनका नाम है इंगर एडरसन। तो दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी है, ये भी आप याद रखिएगा। और UNEP का गुडविल एम्बेसडर का कार्यालय बढ़ने के बाद अब दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश पहुंचाने के लिए भी काम करना जारी रखेगी। और गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के कहने पर धन जुटाना और लोगों के साथ मतलब किस तरीके से काम लिया जाएगा, इस प्रकार का काम भी जो है दिया मिर्जा आप करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस जो है दिया मिर्जा, उनका कार्यकाल अब जो है बढ़ा दिया है 2 साल और अब वह कार्य करेगी 2022 तक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है? तो ये इन्होंने किया है 3 साल तक के लिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी लॉकडाउन की स्थिति के कारण मजदूरों की जो स्थिति है वो भारत में काफ़ी चिंताजनक है। तो ऐसी स्थिति में श्रम कानून को निलंबित करने का जो अध्यादेश पास किया है 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। तो ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने तो पास कर लिया है, लेकिन इसको अनुमति के लिए जो है वो केंद्र सरकार के पास भेजा है। ठीक है, क्योंकि जो श्रम का जो कार्य है वो हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो अगर राष्ट्रपति मंजूरी देगा तभी इसका जो है अध्यादेश वो पूर्ण रूप से पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। तो मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको। राज्य मंत्रिमंडल ने 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानूनों से छूट अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। और सरकार का यह मानना है कि लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा किया गया है और अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा गया है। ठीक है,
तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 3 साल तक के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन है WHO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे माना है। ठीक है, पहले बहुत सारे ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी और लोग ऐसा मान रहे थे कि ये जो वायरस है कोविड-19 ये चाइना ने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो WHO ने इस बात को खंडित करते हुए ये ऐलान करा है कि ये जो रोग है ये चमगादड़ यानी कि बैट से फैला है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण के लिए चमगादड़ को जो जिम्मेदार माना है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग ने जारी की है और WHO का कहना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है और यह सामान्य बिल्ली और फेरेट, एक बिल्ली प्रजाति का जीव होता है, को संक्रमित भी कर सकता है। और ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है कि कोरोना जो है वो चमगादड़ से इसी बार फैला है। इसके पहले भी 2002 में चमगादड़ से फैले सोर्स से दुनिया भर में जो है 750 के आसपास मौतें हुई थी और सोर्स वायरस पहले चमगादड़ से बिल्ली और इंसानों तक पहुंचा, ऐसा माना जाता है। 2018 में भी केरल में निपाह वायरस का वाहक भारतीय फल भक्षी चमगादड़ी था और इसमें भी जो है 17 मौतें हो गई थी। इसके अलावा इबोला, रेबीज, हैंद्र और मार्बर्ग वायरस के मामलों में भी चमगादड़ को वाहक माना गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। WHO ने यह क्लियर कर दिया है कि कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जो जिम्मेदार है वह चमगादड़ यानी कि बैट है। 5वां क्वेश्चन है, हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पद समाप्त करने की मंजूरी हाल ही में दे दी है। तो हालांकि ये पद समाप्त इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब इस डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी पैसा जो है खर्च हो रहा था, तो अब इस पैसे को जो है वो रक्षा विभाग में लगाया जाएगा। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है इसको अब समाप्त करने की घोषणा भारत के जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उन्होंने की है, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अब कोई भी एम्प्लॉय नहीं बचा है। तो ऐसे स्थिति में इस कैडर को जो है समाप्त किया जा रहा है। और मैं बता दूं, मिलिट्री सर्विसेज की जो स्थापना सबसे पहले 1851 में हुई थी और इसका काम क्या है, इंडियन आर्मी फोर्सेस जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड जो हुआ और ये DRD जिसको हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, को रियर लाइन इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता करना रहता है इस डिपार्टमेंट का काम। और यह भारत की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसियों में से एक है और इसका जो सालाना बजट होता है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो इतना पैसा तो बचेगा ही बचेगा इस डिपार्टमेंट को बंद करने से और इसी पैसे का उपयोग जो है वो रक्षा सेवाओं में किया जाएगा। तो एक तरीके से मान लें कि इसका पुनर्गठन किया जाएगा इस डिपार्टमेंट का। ठीक है, और इसके इंजीनियरिंग जो चीफ जो थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल HK श्रीवास्तव। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पद समाप्त कर दिए, तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बंद कर दिए हैं। हालांकि पद समाप्त करने के बाद इसका वापस से रिन्यूअल किया जाएगा, यानी कि अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किस किस पद की आवश्यकता है और उसको पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ये आप याद रखिएगा, इस विभाग के 9,304 पद जो है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी समाप्त कर दिए हैं। छठा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद स्थापना है ये, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है, तो ये DPS नेगी जो अब होंगे श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। यह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और श्रम ब्यूरो जिसको हम लेबर ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और हमारे जो वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है श्री संतोष कुमार गंगवार और इनका काम श्रमिकों, रोजगारों और खुदरा मुद्रास्फीति जो होती है उससे संबंधित आंकड़े जुटाने और उनका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं DPS नेगी। सातवां क्वेश्चन है, वैशाख दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मनाया जाता है हर साल 7 मई को। क्यों मनाया जाता है आप सभी लोगों को बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा आप। यह उत्सव हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और ऐसा माना जाता है और किताबों में लेख भी है इसका कि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म भी 7 मई को यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, उनका जो महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मानी जाती है। ठीक है, और इसी दिन उन्हें बोधि यानी कि ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है वह 1999 यानी कि 1999 में पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और अब हर साल जो है यानी कि 2000 से
वर्ष 2000 के बाद हर साल जो है वो यह दिन यानी कि 7 मई जो है वो बुद्ध दिवस के रूप में हम मनाते हैं, यानी कि वैशाख दिवस इसको हम सही बोलेंगे। वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2000 के बाद हर साल मनाया जा रहा है 7 मई को। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लुम्बिनी जो है जो कि नेपाल में स्थित है, ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी है, ये भी याद रखिएगा। तो पूछा जाता है, कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था और ये नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के द्वारा पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? ठीक है, तो ये झारखंड के द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी कोविड-19 वायरस जो चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट जो भी व्यक्ति का सेवन करता है तो वह पान वगैरह खाने के बाद उसको थूकता है, तो उससे कोविड-19 वायरस के फैलने का संक्रमण काफ़ी रहता है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड की सरकार के द्वारा जो भी पान मसाला, गुटखा, बीड़ी है उसको 1 साल तक के लिए बैन कर दिया है, ठीक है। कुछ डिटेल में इसमें बता देता हूँ आपको। इकट्ठा किए गए जितने भी नमूने में एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट उसमें उन पान मसाला में जो है वो शामिल पाया गया था। और राज्य के अंदर जितने भी पान मसाला के जो सैंपल इकट्ठे किए गए थे, यह नमूने जो जितने भी नमूने या सैंपल थे, ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए थे, ठीक है। जितने भी सैंपल उन्होंने पान मसाला के झारखंड राज्य के अंदर से एकत्र किए, उन सैंपल के अंदर जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए मतलब लाभदायक नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में और कोविड-19 के चलते भी झारखंड की सरकार ने जो है वहाँ पर पान मसाला को जो है वो 1 साल तक के लिए बैन कर दिया है। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि झारखंड का गठन कब हुआ, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 नवंबर सन 2000 को जो है झारखंड बना था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्षा मंत्रालय ने 37 यानी कि 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो ये इन्होंने किया है टाटा पावर के साथ। ये जो एग्रीमेंट हुआ है एक्चुअली 2 चरणों में किया जाएगा ये, और इसमें पहले चरण के अंतर्गत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण की बात की जाएगी, और दूसरे चरण के अंतर्गत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के ऊपर काम किया जाएगा। तो हमारे जो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने किया है ये, और टाटा पावर के जो अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखर, इन दोनों ने जो है ये समझौता आपस में साइन किया है। टाटा पावर का अगर मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो ये नई दिल्ली भारत में स्थित है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय जिसके मंत्री जो है वह है श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। करंट अफेयर्स 10 मई का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के डिस्कस करेंगे। अंतिम प्रश्न है आज का आपका, पूरे देश में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती थी, जिसको पूरे विश्व में भी मनाया जाता है और भारत में भी 9 मई को मनाया जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ और जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था, और इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था, और इनकी माताजी का नाम रानी जयवंता बाई था। और इनके पिता की मृत्यु जो है काफ़ी इनके छोटी उम्र में रहते हो गई थी, तो 1 मार्च 1572 को इनको वहाँ पर राजगद्दी यानी कि सिंहासन पर विराजित किया गया था। और एक प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था इनके द्वारा, वह 18 जून 1576 को लड़ा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और महाराणा प्रताप का जो निधन है वह 29 जनवरी 1597 को चावड़ में हो गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है महाराणा प्रताप के बारे में याद रखिएगा। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूँ, पूरे देश में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 480वीं जयंती थी, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है हमेशा की तरह स्टैटिक जीके के डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो ये छिंदवाड़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा है, तो वो है छिंदवाड़ा। और अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर आपसे जिला पूछे तो वो है आगर मालवा, और आगर मालवा अभी नवनिर्मित जिला ही है, तो इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम है और छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, तो यह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो जो एमपी है मध्य प्रदेश, उसका कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में हमारा मध्य प्रदेश फैला हुआ है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा आप ये, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थे 10 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं दिन प्रतिदिन हमारा जो वीडियो है इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ मैं आपके लिए इसमें नया कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर्स जो है मैं आपको बहुत अच्छे से उपलब्ध कराऊँ। तो व्यूज़ की संख्या काफ़ी कम है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ 11 मई को। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।